हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीएफटी थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि सीएफटी थ्योरी से हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री वगैरह निकाल सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो वीबीटी की एक और लिमिटेशन थी कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर शो करता है वो क्यों करता है, उसका कोई रीज़न नहीं दे पाया। तो सीएफटी थ्योरी से हम ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कलर वाई और कलर दिखाएगा तो कौन सा कलर वो दिखाएगा। चलिए आज का सेशन ये स्टार्ट करते हैं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है वो कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए है। जल्दी से गैस कीजिए कि टेट्राहेड्रल के लिए है या ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो आपने सोच लिया होगा ये जो डायग्राम बना हुआ है एनर्जी लेवल का वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बना हुआ है। कैसे पहचान की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए? मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स होता है वो अप्रोच करता है ऑन द एक्सिस। तो जो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और 5D एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ऑन द एक्सिस दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, dx² - y² एंड dz²। मतलब आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर होंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल डी के नीचे होंगे, dxy dy z dzx ये नीचे होंगे और दो ऊपर होंगे तो ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा। अगर तीन ऊपर होंगे दो नीचे होंगे तो वो तीन ऊपर होंगे और दो नीचे होंगे तो टेट्राहेड्रल के लिए होगा। और अभी जो ये बना हुआ है किसके लिए बना हुआ है? ऑक्टाहेड्रल के लिए बना हुआ है। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करूँगा? 1 2 3 4 5 सॉरी हम ये मान के चलते हैं डी के अंदर 6 नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रखे हमने? 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि अगर ये मैंने अरेंजिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉन की किसी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैंने अरेंजिंग इलेक्ट्रॉन की कर रखी है जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कर रखी है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिगेंड्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है? जल्दी गैस कीजिए। तो आप पहचान गए होगे कौन सा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। कैसे पता चला ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए? क्योंकि अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होता तो नीचे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद हम पेयरिंग नहीं करते, हम पहले ऊपर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को भी इलेक्ट्रॉन देख के आते फिर पेयरिंग करते। यहाँ पे ऊपर वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है और नीचे वाला जो आपके पास है हम पेयरिंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि पहली बात एनर्जी लेवल डायग्राम को देखकर हम दो चीज़ें बता सकते हैं। पहला ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। दूसरा ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि उस कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इसको हम लाइट के अंदर रखते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है। ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ पे चला जाता है? एक्साइटेशन हो जाता है उसका, और ये लोअर एटॉमिक डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जंप करेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो पेड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उन इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। इसलिए जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पेड नहीं अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा? जंप करेगा लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, डी से डी के अंदर चल जाएगा। अब जो ये इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है ये उसकी स्टेबल स्टेट नहीं है। ये कौन सी स्टेट होती है? इसकी अनस्टेबल होती है। तो स्टेबल होने के लिए वो वापस कहाँ पे आएगा? अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आएगा। फिर से सुनिए, जब वो लोअर टू हायर गया तो एनर्जी को क्या किया? अब्जॉर्ब किया। और जब हायर टू लोअर आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, क्योंकि ऊपर जो एनर्जी ज़्यादा है नीचे एनर्जी कम है और वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा।
कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। और हम जानते हैं कि जो न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, सी इंटू लेमडा के इक्वल होता है, सॉरी सी अपॉन में लेमडा के इक्वल होता है, सी अपॉन में लेमडा के इक्वल। तो मैं E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एच सी अपॉन में लेमडा लिख सकता हूँ। और ये एनर्जी की वैल्यू मुझे पता होगी कब, जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो वैल्यू पुट कर देंगे। एच प्लेइंग कांस्टेंट सी प्लस 2, तो मुझे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, लेमडा की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। और यहाँ से मुझे वेवलेंथ पता होने पर मैं देख सकता हूँ कि वो कौन से कलर की लाइट होगी, तो इस तरह से वो कलर दिखाता है। अब डी डी ट्रांजिशन समझ में आ गया कि वो क्या करता है, डी एटॉमिक ऑर्बिटल से नेक्स्ट डी एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी आपके पास लोअर एनर्जी डी एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जंप करता है, तो डी से डी तक जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो आपको पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर शो किस वजह से करते हैं, तो ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये मैंने अभी आपको बता दिया क्या करेगा, जब वो लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और एक फॉर्मूला बता दिया, उससे आप उसका कि क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं, कलर निकाल सकते हैं। When light from visible range falls on the unpaired electron, then that unpaired electron get excited and jump to higher energy level। ये बात आपने बताई। अब क्या है कि जो आपके पास जैसे ही उसको लाइट के अंदर रखा, तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और एक्साइट होकर जंप कर जाएगा हायर। बट इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल स्टेट, सो इट कम्स डाउन टू ग्राउंड स्टेट एंड रिलीज एनर्जी। ठीक, अच्छा अब ये देखना, कंप्लीमेंट्री कलर इज शोन, ये पॉइंट समझिए कि ये क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उतनी ही एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। मानते हैं कि हम आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा उतनी एनर्जी रिलीज भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो जिस टाइम वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, जिस कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा वो कलर नहीं दिखाएगा, जब वो वापस आएगा तो किसी अलग कंप्लीमेंट्री कलर को क्या करेगा, वो शो करेगा। ठीक है, दो प्रकार के कलर होते हैं, प्राइमरी कलर और कंप्लीमेंट्री कलर। कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्लीमेंट्री कलर कैसे निकालना है, बहुत आसान सा ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट, देखिए सॉरी, ट्रिक फॉर कंप्लीमेंट्री कलर। आपको क्या करना है, एक चक्कर बनाना है, जैसे एक सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको बना के, देखिए इसमें क्या करना है, पहले ऐसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे प्लस का साइन हो, और बीच में एक लाइन और खींच देंगे। अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास कराते हैं, तो आपके पास जो लाइट का कलर बनता है वो कैसा बनता है, वीप ग्योर बनता है। मैंने इसमें आई नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी हमें इतने कलर याद रखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कहीं एक से स्टार्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, वी बी जी ओ और आर, वीप ग्योर। अब एक दूसरे के अपोजिट है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जैसे ब्लू है तो ऑरेंज, और वायलेट है तो येलो, और ग्रीन है तो रेड। यानी आपको पूछ ले कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द रेड, तो रेड का क्या हो जाएगा, ग्रीन, और ग्रीन का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है अगर वो ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जर्व करता है तो वो ऑरेंज कलर शो करेगा, अगर वह ऑरेंज लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो वो ब्लू कलर शो करेगा। यानी जो भी लाइट ऑब्जर्व करेगा उसके जो अपोजिट है इस डायग्राम के अंदर, वो आपके पास कलर शो करेगा। तो बहुत आसान सा है, आप ये आसानी से याद रख सकते हो। वीप ग्योर, तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और एक दूसरे के जो अपोजिट है उससे आप आसानी से रख सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे इनको। देखिए
जैसे आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली तौर पर पूछा जाता है, इफ ए कॉम्प्लेक्स शो ब्लू ग्रीन कलर देन विच कलर्स हैज बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्साइटमेंट ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन। अब डी डी ट्रांजिशन के दौरान अगर वो ब्लू और ग्रीन कलर शो करता है तो कौन से को ऑब्जर्व करेगा। देखो अब क्या कर रहा है, ब्लू को ऑब्जर्व कर रहा है और किसको कर रहा है, ग्रीन को ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो कौन से कलर को शो कर रहा है, तो कौन से कलर को ऑब्जर्व किया होगा ना। तो इससे देखा कि शो कर रहा है, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको कि ब्लू और ग्रीन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमें इसके अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। अगर तो ये कौन सा कलर को ऑब्जर्व किया होगा, रेड और ऑरेंज, ठीक है। ग्रीन का रेड हो जाएगा और ब्लू का क्या हो जाएगा, ऑरेंज। आपको रेड ऑरेंज कलर आपको उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। अगर ये कहता कि वो ब्लू ग्रीन कलर शो करता है तो ये हो गया आपके पास। अगर वो ये कहता कि ब्लू ग्रीन को ऑब्जर्व करता है तो कौन सा कलर शो करेगा, तो रेड ऑरेंज को शो करता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कंप्लीमेंट्री कलर ही आपको है, चाहे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो दूसरे को रिलीज कर देगा, और अगर रिलीज कर रहा है तो वो दूसरे को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। अब देखिए कलर कितने वजह से शो कर सकता है, जैसे डी डी ट्रांजिशन, दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफ़र और तीसरा होता है फजाना। ये आप अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे +1 में हमने इसको पढ़ भी लिया था। अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो तो +1 का आप पढ़ सकते हैं, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज ट्रांसफ़र का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक दो आप ऐसे सोचोगे एक्सेप्शन केस में आ गई है क्वेश्चन, एक्सेप्शन में नहीं है, वो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जनरली तौर पे जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से कलर शो करेंगे, बाकी सारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। मान लीजिए आप भी हमने देखा कि जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और जो वापस आएगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर तो एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसके कारण हम कलर कंपाउंड का देख सकते हैं। अब आपको ये देखना है इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो फिर कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चार्ज ट्रांसफर से कर सकता है, ठीक है। मैं आपको एक 2-3 एग्जाम्पल अभी क्लियर करना चाहूँगा। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डी डी ट्रांजिशन से कलर शो नहीं करेगा। जैसे when there is a at least one unpaired electron तो डी डी ट्रांजिशन से कलर शो, इफ देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन देन क्या होगा, देन चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। पर कोई जरूरी नहीं कि चार्ज ट्रांसफर हर केस में। चार्ज ट्रांसफर से सिर्फ 3 कंपाउंड है, उनको आप याद कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, तो आपको कलर शो करेगा, नहीं तो आपके पास कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे मैं सिर्फ 3 कंपाउंड बता रहा हूँ जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो कलर शो करते हैं। जनरली तौर पे उन 3 कंपाउंड को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो और वो कलर शो करता हो। आपको क्या करना है, किसी कलर कंपाउंड को ये कह दे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल दे दे और आपसे पूछ ले कि ये कलरलेस है क्यों, तो आप चेक कर लीजिए कहीं उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ना हो। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और उसको CFT के हिसाब से उनको अरेंज करोगे। अगर उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप लिखोगे कि देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो आपका कंपाउंड है वो शो नहीं करेगा कलर, ठीक है। तो कलर को शो नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। और 3 कंपाउंड में आपको ऐसे भी बताने वाला हूँ जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर शो करते हैं, तो वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से शो नहीं करते हैं, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से शो करते हैं। क्लियर हुई ये बात। अब देखिए चार्ज ट्रांसफर के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्या डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच लीजिए डी के अंदर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक के अंदर कितने आ जाएंगे, तो सभी 5 एटॉमिक डी ऑर्बिटल्स के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड अप होंगे, तो डी डी ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता, बट वो चार्ज ट्रांसफर से दिखाते हैं। जैसे पहला केस लीजिए MnO4 नेगेटिव, इस कंपाउंड के अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप चेक करना कितनी आती है। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 25 होता है। 25 होता है, इसका मतलब 3D5 होगा और 4s2 होगा, 3D5 4s2 होगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम बात करें, मैं यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस की कमी है। 3D5
और 4s2। और इस केस के अंदर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +7। मतलब हमें 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 तो S से रिमूव हो जाएंगे और 5 कहाँ से हो जाएंगे, D से। तो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0। बट फिर भी वो कलर दिखाएगा, क्यों, चार्ज ट्रांसफर बिटवीन ऑक्सीजन -2 एंड मैग्नीज लिगेंड्स एंड सेंटर मेटल एटम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 3d5 4s1। अब यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आपके पास, +6। ठीक है, +6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो एक तो 4s से हो जाएगा, 5 कहाँ से हो जाएंगे, डी से। तो 3d 0 हो जाएगा और 3d के अंदर 0 हो जाएगा। फिर भी ये कलर शो करता है। मैं फिर बता देता हूँ, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो आपके पास कलर शो नहीं करेगा। बट ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी वो कलर शो कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ और आपको ये बताना है कि वो कलर है या नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, पर मैं आपको एक एग्जांपल पहले क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, Ti टाइटेनियम H2O6 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया 4 पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको पता है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कितना आएगा, 3d2 और 4s2। अब टाइटेनियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहाँ पे स्कैंडियम लेता मैं +3 दिखा देता। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो ये कलर शो करेगा या नहीं करेगा, तो ये ना तो चार्ज ट्रांसफर से करेगा और ना ही ये डी ट्रांजिशन से करेगा। तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। मैंने सिर्फ आपको बता दिया सिर्फ 3 कंपाउंड ऐसे जो चार्ज ट्रांसफर से कलर शो करते हैं। उन 3 को छोड़कर आपको केवल इतना ही चेक करना है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन से कलर शो करेगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, तो वो कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब वन बाई वन एग्जाम्पल लेते हैं। CONS3 3 पॉजिटिव, CO6 FeH2O6। तो ये सारे एग्जाम्पल वन बाई वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अब कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है वो किसके लिए बना रखा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। मुझे कैसे पता चला कि मैं ऑक्टाहेड्रल का CFT एनर्जी लेवल डायग्राम ही बनाऊं, सोच लिया होगा अभी तक, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैंने बताया था जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो टेट्राहेड्रल का बनाना है। 4 में स्क्वायर प्लेनर भी बनाते हैं, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो आपको कौन सा बनाना है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये निकालना है कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, डी के अंदर तो डी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3 आएगी। जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो फिर निकालने की कोशिश करिए, बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो 3D कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, अब आपको ये देखना है 6 इलेक्ट्रॉन मैं कैसे फिलअप करूँगा। ठीक है, मुझे बताइए कि मैं ऐसे फिलअप करूँ 1 2 3 4 5 और 6। क्या मैं ऐसे फिलअप करूँ, बताइए सही किया है गलत किया है। तो आप कहोगे कि ये गलत किया। क्यों किया है, क्योंकि NH3 जो है वो NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहता है कि आप पेयरिंग कीजिए। तो मैं इसको कैसे फिलअप करूँगा, 1 2 3 4 5 6। क्या इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ये लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाएगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या इसके अंदर डी ट्रांजिशन होगी, नहीं होगी। और डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो वो कलर शो नहीं करेगा। तो ये कैसा है आपके पास, कलरलेस। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमने 5-6 एग्जाम्पल लिए हैं। ये थोड़ा सॉल्यूशन दिखा रखा है, देखिए अभी जो मैंने बताया वही है। इसमें क्या है आपके पास कि सॉरी
नीचे हमने पेयर कर दिया, क्यों किया, क्योंकि NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से पेयरिंग किया, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसा आ जाएगा, कलरलेस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। सभी जल्दी जल्दी करेंगे, साथ के साथ करके चेक कर लिया करो या वीडियो को पॉज कर लिया करो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ के साथ। COF6 नेगेटिव। ठीक है, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, अपना क्वेश्चन के आंसर निकाल लिया करो, फिर मैच कर लिया करो कि सही है या गलत है। फिर हमने ऑक्टाइडल के बनाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर, डी के अंदर 6 आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लिख लें। अब मैं इसमें फिलअप पेयरिंग नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो फ्लोरीन है वो कैसा लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयरिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर इसको हम विजिबल लाइट के अंदर रखेंगे तो यहाँ से विजिबल लाइट से एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और लोअर टू हायर में जंप कर जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा, फिर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर भी वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज कर देगा, रिजल्टेंट हम क्या देखेंगे, कलर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये अभी हमने फिलअप किया वैसे ही, क्यों किया, क्योंकि फ्लोरीन कैसा आपका वीक फील्ड लिगेंड से पेयरिंग नहीं करेंगे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो पेयरिंग करनी ही करनी है, पहले नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, FeH2O6, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो क्या करेंगे हम, ऑक्टाइडल वाला बनाएंगे, 2 ऊपर रखेंगे 3 नीचे रखेंगे। ठीक है, यानी Eg ऊपर रहेगा हमारा और T2G है वो हमारा क्या रहने वाला है, नीचे रहने वाला है। ठीक, और इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ से आप नोट कीजिए कि H2O कैसा लिगेंड्स है, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, CNOX, कार्बन अगर डोनर एटम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, नाइट्रोजन है तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और कार्बन नाइट्रोजन में भी आपको कंपेयर करनी हो कभी आगे हम बताएंगे क्या कंपेयर करना है, तो आपके पास कार्बन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद एलोजन, और ऑक्सीजन एलोजन को हमने वीक फील्ड लिगेंड्स में लेना था। H2O में डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो ये कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड्स, पेयरिंग तो करेंगे नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या है इसके अंदर, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वही कहानी है, जंप करेगा वापिस आएगा रिलीज करेगा, कलर को हम देख पाएंगे। ठीक, इसमें एक मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेते हैं। देखिए Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, 3d6 4s 3d6 4s2। अब Fe3 पॉजिटिव लिखें तो ये 6 नहीं आएगा, ये मिस प्रिंट थी, 5 आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करनी है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 एस से निकल जाएगा, एक ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक कर लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, कलर तो शो करेगा बट 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, ये मिस प्रिंट है, थोड़ा सा इसको ठीक कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह जाएंगे, H2 है, पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका वीक फील्ड लिगेंड्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द, अब थोड़ा एग्जाम्पल बदल भी दिया और आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से समझ लेना है इस एग्जाम्पल को। मैंने शायद कल भी वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल ऐसा करवाया भी। ठीक, अब आपको पता है कि ये जो बेरी सेंटर होता है, इससे जो ऊपर होता है वो प्लस होता है, कितना प्लस लिखूँ मैं, 3/5 डेल्टा नोट, क्योंकि 2 है तो 3 लिख दूंगा, कितने में से, 5 में से। नीचे वाला क्या होता है, -2/5 डेल्टा नोट। अब आपको ये देखना है कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, पेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कितने हैं इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, कितने, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऊपर वाले में तो इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन पहुंचा नहीं तो वो तो 0 हो गया, तो क्या करेंगे, 0 + 6 मल्टीप्लाई बाई -2/5 डेल्टा नोट,
एक इलेक्ट्रॉन की -2/5 डेल्टा नोट होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो 6 की कितना, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाला होता तो ऊपर वाला वेट कर देता, इसका आंसर कितना आ जाएगा -12/5 डेल्टा नोट, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 3/5 डेल्टा नोट की, और ये 6 थे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। हाँ, ये भी ध्यान रखना, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, यहाँ पे NH3 की बजाय H2 होता तो कुछ और रिजल्ट आता, क्योंकि फिर मैं ये पेयरिंग नहीं करता, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जाते, ठीक है ना, तो 4 हो जाते नीचे। जैसे मान लीजिए पीछे वाले में आपको मैं दोबारा से करवा देता हूँ, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ना देकर मैं आपको ये दे देता, COH2O6 3 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करता, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए 3/5 डेल्टा नोट के, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो गए -2/5 डेल्टा नोट की। इनका सॉल्यूशन कर लेता और मेरे पास आंसर आ जाता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, पहले अरेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अरेंजिंग कैसे करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमने पढ़ रखा है, तो वहाँ से हम चाहे कलर पूछ ले, चाहे CFC पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CFC। क्या आपको पता है कि CFC किस पे डिपेंड करते हैं, कल 4 फैक्टर कराया था, कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और चौथा फैक्टर क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखिए CONH3 NH3 सभी में क्या है, NH3, यानी दोनों सभी के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, वो कंसेप्ट नहीं ले सकता। सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो कंसेप्ट भी नहीं ले सकता, और सारे के ऑक्टाहेड्रल है। तो मैंने 4 कंसेप्ट बताए थे, 4 फैक्टर बताए थे, 4 फैक्टर पे से 3 तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर मेटल एटम अलग है। ठीक है, तो ये आपके एक ही ग्रुप में है ना, कोई रो रहा इधर, इस ट्रिक से हम याद करते थे। तो आपके पास ये जो है वो 3rd पीरियड के अंदर होता है, और ये किसके अंदर होता है, 4th पीरियड के अंदर होता है, और ये 5 पीरियड के अंदर होता है ना, यानी ये 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 4D के अंदर होता है, इसका 5D के अंदर होता है। तो आपको बताया था डाउन द ग्रुप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इंक्रीज, तो 3rd की सबसे ज़्यादा होगी, फिर कम होगी 2nd की, फिर 1st की। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द CFC फॉर फ्लोइंग एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए 3 आपको सेम मिलेंगे। पहला, ऑक्टाहेड्रल की CFC ज़्यादा बताई हुई है, टेट्राहेड्रल की कम है, पर ये सभी ऑक्टाहेड्रल है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे सेंटर मेटल एटम चेंज होंगे तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, पर सेंटर मेटल एटम सेम है। तीसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होगी CFC उसी की ज़्यादा होगी, पर सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या आ रही है, +3 आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब एक कंसेप्ट बच गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो आपके पास क्या होगा, CFC ज़्यादा होगी, और वीक फील्ड लिगेंड्स तो CFC क्या होगी, कम। और मैंने बताया कार्बन सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर हेलोजन। इसका मतलब जिसके अंदर कार्बन डोनर एटम है उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। चेक कर लीजिए किसमें, 4th में, तो इसके सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद नाइट्रोजन किसमें, 2nd में। उसके बाद ऑक्सीजन में, यानी आपके पास 3rd, और हेलोजन 1st। तो आपका ये ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर हुआ एक कंसेप्ट भी। तो इस तरह से मैंने जो 4 कंसेप्ट करवाए थे किस पे डिपेंड करती है, इसी तरह का एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, कल हमने किया था, वैसे ही आपको एक और कंसेप्ट बता के जा रहा हूँ, प्रैक्टिस बाद में करेंगे इस पर। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, चेक स्टेबिलिटी व्हेन लिगेंड्स आर सेम, और चेक स्टेबिलिटी व्हेन सेंटर मेटल एटम इज सेम।
अगर आपके पास लिगेंड सेम है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ सेंटर मेटल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा ध्यान रखना, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज के क्या होगा, इनवर्सली होगा, क्योंकि साइज अगर बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा तो बॉन्ड स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, चार्ज अगर जितना ज़्यादा होगा तो लिगेंड्स और सेंटर मेटल एटम के बीच में अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा अप्रोच कर पाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए चार्ज के डायरेक्टली होगी और साइज की क्या होगी, इनवर्सली होगी। अगर लिगेंड सेम है तो साइज और चार्ज किसका देखेंगे, सेंटर मेटल एटम का। अगर सेंटर मेटल एटम सेम है तो साइज और चार्ज किसका देखेंगे, लिगेंड्स के। इसके अलावा भी आपको 2 पॉइंट और याद करने हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट की। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर के। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, और आप देख लीजिए कि लिगेंड्स डिफरेंट मिलेगा, लिगेंड्स डिफरेंट मिलेगा तो उसमें अगर कोई एक चिलेटिंग लिगेंड्स है तो वो भी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो टोटल 5 फैक्टर है, ठीक है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और चिलेशन आल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी। और अगर लिगेंड सेम है तो आपको साइज देखना है और चार्ज देखना है किसका, सेंटर मेटल एटम का। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी, सॉरी इनवर्सली होगी, और चार्ज के कैसी होगी, डायरेक्टली होगी, ठीक है। और अगर आपके पास सेंटर मेटल एटम सेम है तो चार्ज और साइज किसका देखेंगे, लिगेंड्स का देखेंगे। तो यहाँ से आपके पास ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए इस जो आसान सा ये लेसन है इस पर पकड़ बनाइए, ताकि आपके पास जब IIT JEE के अंदर या फिर नीट के अंदर आप जब एग्ज़ाम देने जाओ और आपको ये क्वेश्चन मिले तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।